नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाउंडेशन बैच में एग्रोनॉमी का 31वां लेक्चर पढ़ेंगे। और इस 31वें लेक्चर में हम आज पढ़ेंगे क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में और क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ जो हम क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम अपनाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। इन सब के बारे में इस लेक्चर में मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1,000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए सभी सब्जेक्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाए जाएंगे, और साथ में यहाँ पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा। ये सभी चीजें आपको बाइलिंगुअल भाषा में मिलेंगी। पढ़ाया भी आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला के जाएगा। और इसके अलावा जो कुछ भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा ये भी आपका बाइलिंगुअल होगा। अगर कोर्स से रिलेटेड आपको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792 771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारी सबसे पहला पॉइंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा क्रॉप रोटेशन। रोटेशन का क्या मतलब होता है? जब हमारे पास ढेर सारी चीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, उस चीज को जब हम फीड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रोटेशन। और इसी में जब हम क्रॉप को अलग अलग फीड करने लगते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, तब हम इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये इतना बड़ा सा खेत है, ध्यान से समझो। ये क्या है, हमारा इतना बड़ा सा खेत, इसमें पहले हमने धान की खेती करी। किसकी खेती करी? धान की खेती करी। फिर धान को रोटेट करके हमने किसकी खेती करी? गेहूं की खेती करी। फिर गेहूं को हमने हार्वेस्ट किया, और गेहूं को हार्वेस्ट करने के बाद हमने किसकी खेती कर ली? बाजरे की खेती कर ली। अब बाजरे की खेती के बाद फिर हमने क्या कर लिया? बाजरा के बाद फिर हमने सरसों की खेती करी। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या किया। हमने एक फसल को काटा और दूसरी फसल की फिर बुआई करी। यानी कि पहले एक फसल ग्रो किया और उसी खेत में दूसरी फसल को फिर ग्रो किया, फिर उसी खेत में तीसरी फसल और उसी खेत में, ऐसे हम अलग अलग फसल ग्रो करते जा रहे हैं। तो जब एक फसल के बाद जब हम दूसरी फसल ग्रो करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रॉप रोटेशन। समझ गए? देखते हैं क्या बोल रहा है। एक ही खेत पर एक निश्चित क्रम में अलग अलग फसलों को अदल बदल कर उगाना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। या इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला सब्जेक्ट नहीं है, या बहुत बड़ा ऐसा कोई कठिन का टर्म नहीं है। एक आम सा आदमी जो इसको पढ़ता होगा, थोड़ा बहुत जानता होगा, वो समझ जाएगा कि क्रॉप रोटेशन का क्या मतलब है। मतलब ये होता है कि फसलों को बदलना। अपने खेत में पहले एक फसल ग्रो किए, उसके बाद में दूसरी फसल ग्रो करते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ठीक, एक फसल के बाद दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है? क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इसके की पॉइंट्स क्या क्या है? इसके की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो क्रॉप रोटेशन इज द रिवर्स ऑफ लैंड रोटेशन। आप लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन सुना होगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम झूमिंग खेती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूमिंग खेती। तो ये जो झूमिंग खेती होती है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम बार बार खेत चेंज करते हैं। बार बार हम क्या करते हैं? खेत चेंज करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं? बार बार खेत चेंज करते हैं। जैसे इस बार हमने यहाँ पर धान की बुआई करी, और यहाँ पर हम बराबर खेती करते गए, और बराबर खेती करते करते जब यहाँ की मिट्टी हमारी अनुपजाऊ हो गई तो हमने फिर जंगल को काटा, जंगल को साफ किया और दूसरी जगह पर खेती करी। फिर यहाँ की मिट्टी जब खराब हो गई, अनुपजाऊ हो गई, फिर हमने जंगल को साफ किया और फिर ऐसा कर दिया। तो इस तरीके से ये जो झूमिंग कल्टीवेशन होता है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, ये हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में कुछ होता है, जो जंगली जो थोड़ा सा राज्य हैं, मतलब जहाँ जंगल ज्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट, वहां पर इस तरीके की खेती करी जाती है। तो ज्यूमिंग कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन में हम खेत को बार बार चेंज करते हैं। अभी इस खेत में बुआई करी थी,
बाद में हमने फिर इस खेत में बुआई कर दी, फिर बाद में हमने इस खेत में बुआई कर दी। तो इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। और ये क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, इसमें क्रॉप को रोटेट करते हैं। इसमें हमारी फील्ड फिक्स होती है, लेकिन क्रॉप को हम हमेशा रोटेट करते रहते हैं। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्रॉप फिक्स रहती है और फील्ड को रोटेट करते रहते हैं। तो यही दोनों के बीच में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जब हम किसी एक खेत में कोई एक ही जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास धान की खेती करने का टाइम है। हमारे पास जो संसाधन है उसमें हम केवल धान की खेती कर रहे हैं। अब 1 साल हमने धान की खेती करी, अगले साल फिर धान की खेती करी, फिर उसके बाद धान की खेती करी। अब जब बार-बार हम धान की खेती करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे हमारी मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो घट जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो घट जाएगी और सॉइल जो हमारी है, वो धीरे-धीरे अनप्रोडक्टिव या अनउपजाऊ होने लगती है। तो उस चीज़ को सही करने के लिए क्रॉप रोटेशन अपनाया जाता है। इसमें हम अलग-अलग नेचर की क्रॉप उगाते हैं। जैसे एक बार हम ऐसी फसल उगाएँगे जो ढेर सारा न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब करती है। अब उसके तुरंत बाद हम कोई दूसरी एक ऐसी फसल उगाएँगे जो कि कम न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब करती है, ठीक? जैसे जब हम गन्ने की खेती करते हैं, तो गन्ना बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्ज़ॉर्ब करती है मिट्टी से, तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। तो गन्ने की हार्वेस्टिंग करने के बाद हम कोई फलीदार वाले पौधे की खेती करते हैं। बोले तो हम लेगुमिनस क्रॉप या दलहनी फसल की खेती करते हैं। इससे क्या होता है, दलहनी फसलों का जो न्यूट्रिएंट अपटेक होता है, वो कम होता है। अब जब दलहनी फसल का न्यूट्रिएंट अपटेक कम होगा, तो जो गन्ने की वजह से न्यूट्रिएंट कम हो गया था मिट्टी में, ये फिर से बढ़ जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन अपनाने से मिट्टी की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, वो बहुत लंबे समय तक बनी रहती है और हम साल दर साल सेम क्वांटिटी में फसल को ग्रो करके उनका प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगर हम क्रॉप रोटेशन नहीं अपनाएँगे, तो इससे धीरे-धीरे हमारी जो मिट्टी होगी, उसकी उपजाऊ जो क्षमता है वो घटती जाएगी। तो ये होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। अब इसमें एक शब्द होता है क्रॉपिंग पैटर्न, इसको ध्यान से समझें। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है? जब हम क्रॉप रोटेशन का एक पैटर्न बना लेते हैं, समझ पा रहे हैं? जैसे धान गेहूँ का पैटर्न, गेहूँ सरसों का पैटर्न, इसके साथ-साथ बाजरे का पैटर्न, मक्के का पैटर्न, सोयाबीन का पैटर्न। इस तरीके से हमारे पास तमाम फसलों की क्रॉप रोटेशन के पैटर्न्स होते हैं, समझ गए? जैसे मान लेते हैं, हमारा एक क्रॉप रोटेशन ये वाला है, एक क्रॉप रोटेशन ये वाला है, एक क्रॉप रोटेशन ये वाला है, एक क्रॉप रोटेशन ये वाला है। इसमें हमारा क्या है? इसमें हमारा धान है और गेहूँ है, समझ गए? इसमें क्या है? इसमें धान है और इसमें क्या है? चना। इसमें क्या है? इसमें बाजरा है और इसके बाद इसमें क्या है? गेहूँ, ठीक? इसमें क्या है? इसमें हमारा मान लो अरहर, क्या है? अरहर है। अरहर को हार्वेस्ट करेंगे और इसके बाद फिर हम यहाँ पे बुआई कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमने किसकी बुआई कर दी? मटर की बुआई कर दी या मटर नहीं मान लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर हमने फिर से गेहूँ की बुआई कर दी। समझ गए? अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो भारत में बहुत से ऐसे जगह होते हैं, जहाँ पर धान, गेहूँ की खेती होती है। तो वहाँ पर एक तरीके का यह क्रॉपिंग पैटर्न इस्तेमाल किया जाता है। कहीं-कहीं पर धान और चने का होता है, ठीक? धान या चने की। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि धान की जगह पे लोग बाजरे की खेती करते हैं, तो बाजरे और चने का पैटर्न होता है, ठीक? कहीं-कहीं पर बाजरा फिर गेहूँ की बुआई करते हैं, तो ये पैटर्न ये हो गया। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रॉप रोटेशन है, सब में क्रॉप रोटेट हो रही है। धान के बाद गेहूँ आ रहा है, कहीं चने के बाद धान के बाद चना आ रहा है, कहीं बाजरे के बाद गेहूँ आ रहा है, कहीं अरहर के बाद गेहूँ आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें क्रॉप रोटेशन है। लेकिन ये क्रॉप रोटेशन एक स्पेशल पैटर्न में हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब कभी किसी स्पेसिफिक लोकेलिटी में कोई क्रॉप एक स्पेशल अरेंजमेंट के सीक्वेंस में ग्रो की जाती है, तो उसी चीज़ को हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक? जैसे भारत में जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य में जो गंगा यमुना का जो मैदान है, उसके बीच में धान और गेहूँ की खेती वाला जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो समझ पा रहे हो ना? क्रॉप रोटेशन में हम केवल ये बात कर रहे थे
कि एक फसल को काटा और दूसरी फसल को बोया, एक फसल को काटा, दूसरी फसल को बोया। तो वहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे? क्रॉप रोटेशन। उसमें क्रॉप बार-बार रोटेट हो रही। अब उस वो जो रोटेशन वहाँ हो रहा था, वो रोटेशन कैसे हो रहा है, ठीक? तो वो रोटेशन किस तरीके से हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक? जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने आप लोगों को बताया कि गंगा यमुना का जो मैदान है, वहाँ धान और गेहूँ वाली कल्टीवेशन करी जाती है। खरीफ सीजन में गेहूँ की और रबी सीजन में धान की। इसी तरीके से जब आप राजस्थान में जाओगे, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे राजस्थान भरतपुर के साइड में जब आप जाओगे, तो यहाँ पर क्या होता है पूर्वी राजस्थान में, यहाँ पर क्या होता है कि रबी के सीजन में सरसों और गेहूँ की खेती होती है और खरीफ के सीजन में बाजरे की खेती होती है। तो एक क्रॉपिंग पैटर्न यहाँ पर भी है। इसी तरीके से कुछ क्रॉपिंग पैटर्न मध्य प्रदेश में है, सोयाबीन के साथ तमाम तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है। दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला शब्द आता है क्रॉपिंग सिस्टम, ठीक? एक तो हमने बताया क्रॉपिंग पैटर्न और एक है क्रॉपिंग सिस्टम। इसको देखते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम अगर हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करें, तो क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है, वो क्या होता है? वो होता है क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। जब हम क्रॉपिंग पैटर्न के साथ-साथ क्रॉप को ग्रो करने के लिए प्रॉपर तरीके से कैसे मैनेजमेंट करेंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को हम अच्छे से अच्छे कैसे यूज करेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं। क्रॉपिंग सिस्टम फोकसेस ओनली ऑन द क्रॉप ऑफ a farm एंड देयर मैनेजमेंट, ठीक? जब हम क्रॉप बोले तो क्रॉपिंग पैटर्न वाली जो सभी क्रॉप्स हैं, उनकी और उनका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, हमारे पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी और हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उनसे हम खेती करेंगे। जैसे जब हम धान और गेहूँ की खेती करते हैं, तो धान के टाइम पर बरसात से और गंगा यमुना की जो तमाम सहायक नदियाँ हैं, उनसे बहुत पानी मिलता है। तो इरिगेशन की व्यवस्था बढ़िया हो जाती है, नेचुरली हो जाती है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग सिंचाई भी कर लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो ये तो हमारा हो गया मैनेजमेंट। जब हम धान की खेती कर रहे हैं तो किस तरीके से मैनेज करें। इसी तरीके से जब हम गेहूँ की खेती करते हैं, तब वो गेहूँ की खेती करते समय हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेज़ और जो टेक्नोलॉजी है, उनका किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। जब इसकी बात होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। आई होप आपको भी ये 3 चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने 3 चीज़ें क्या-क्या पढ़ाई? एक तो हमने पढ़ाया क्रॉप रोटेशन, इसके बाद हमने क्या बताया? इसके बाद हमने बताया क्रॉपिंग पैटर्न, क्या बताया? क्रॉपिंग पैटर्न। अगला हमने क्या बताया? क्रॉपिंग सिस्टम, समझ गए? अब इस जो क्रॉपिंग सिस्टम है, इसी क्रॉपिंग सिस्टम में क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, यही दोनों चीज़ें मिलके बनी। यहाँ तक 3 चीज़ें हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगला जो हमारा टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है? वो है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम जिसको कृषि प्रणाली बोलते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। जब हम क्रॉपिंग सिस्टम के साथ-साथ उसी में क्रॉप के साथ-साथ क्रॉपिंग सिस्टम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे यहाँ पर क्रॉप के साथ-साथ। जब हम क्रॉप के साथ-साथ चाहे लाइव स्टॉक मतलब पशुपालन या फिर हम मुर्गी पालन, मछली पालन, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, इस तरीके से जब हम और चीज़ें इसमें करने लगते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम, समझ गए? यानी कि अगर हम धान की खेती मान लेते हैं हम गेहूँ की खेती कर रहे हैं, तो गेहूँ की खेती से हमको क्या मिलेगा? एक तो गेहूँ का दाना मिल जाएगा, क्या मिलेगा? एक तो गेहूँ का दाना मिलेगा और गेहूँ के दाने के साथ-साथ हमें क्या मिलेगा? हमें भूसा भी मिलेगा। तो दाने को तो हम मार्केट में बेच देंगे, भूसे को क्या करेंगे? इसको हम जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, समझ गए?
तो एक चीज क्या हो गया, खेती भी कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, और साथ में हम जानवर का पालन कर रहे हैं, बोले तो लाइव स्टॉक भी कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें हो गई। अब जानवर से क्या निकल रहा है, जानवर से निकल रहा है गोबर। इस गोबर का हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तालाब में। तालाब में किस लिए, मछलियों को खिलाने के लिए। समझ पा रहे हो। तो हमने क्या कर दिया, गेहूं की खेती भी कर रहे हैं और पशुपालन भी कर रहे हैं और साथ में मछली पालन भी कर रहे हैं। तो हम दो चीज या तीन चीज या चार चीज जब हम एक साथ मिला के पढ़ रहे होते हैं और एक साथ अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके इन सभी चीजों को जब हम कर रहे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फार्मिंग सिस्टम। यहां तक समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। तमाम तरीके के फार्मिंग सिस्टम होते हैं। ये तमाम तरीके के जो फार्मिंग सिस्टम होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं। मिक्स फार्मिंग, एक होता है मिक्स फार्मिंग, और एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मोर देन टू क्रॉप, मोर देन टू क्रॉप आर कल्टीवेटेड इन सेम फील्ड एट सेम टाइम। क्या होता है, एट सेम टाइम। जब किसी एक ही फील्ड में धान और गेहूं, सॉरी, जब कभी एक ही फील्ड में हम दो फसलें लगा लेते हैं। दो फसलें कौन कौन सी, मान लो हमने गेहूं की खेती करी है और गेहूं के साथ साथ हमने सरसों की खेती कर रखी है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है मिक्स फार्मिंग। मिक्स क्रॉपिंग आपको मैंने बता दिया, जब एक ही खेत में दो फसलों को बोया जाता है। और बोया कैसे जाता है, ब्रॉडकास्टिंग से। किससे बोया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग से। ब्रॉड ब्रॉडकास्टिंग से यानी कि छिड़काव विधि से जो हम बुआई करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मिक्स मिक्स क्रॉपिंग। इसमें जो ये दोनों फसलें हमने बुआई करी, इनका दोनों का कोई एक सीक्वेंस नहीं होता है। अभी आगे चलकर मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या होता है, मिक्स फार्मिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन तो हम करते ही करते हैं, इसके साथ साथ में चाहे हम लाइव स्टॉक करें, चाहे पाउल्ट्री करें, चाहे फिशरीज करें, या इसके साथ साथ बी कीपिंग करें, इनमें से कोई दो चीज या तीन चीज या चार चीज, कम से कम दो चीज तो इसमें से हम यूज करेंगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। समझ गए। अब यहाँ सॉरी, मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा होगा, आपको थोड़ा सा समझ में आने में दिक्कत हो रही होगी। ये फार्मिंग सिस्टम है, तो फार्मिंग सिस्टम में हम दो तीन चीजों को एक साथ ग्रो करते हैं। अब वो दो तीन चीजों को कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो हमारा मिक्स फार्मिंग में होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। हमारा है एक रटूनिंग। ये एक तरीके का क्रॉपिंग क्या है, ये क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, ये एक तरीके का क्रॉपिंग सिस्टम होता है। क्रॉपिंग पैटर्न नहीं है, ये क्रॉपिंग सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं रटूनिंग में, रटूनिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा गन्ने में। इसमें क्या होता है कि गन्ने की सबसे पहली बार तो हमने इसके सेट्स की बुआई करी। गन्ने के सेट्स बोले तो गन्ने के तने की बुआई करी जाती है। तो गन्ने की हमारी एक फसल तैयार हो गई, और यहाँ तक तैयार होगी इसकी हमने पहली हार्वेस्टिंग कर ली। अब जब हम पहली हार्वेस्टिंग करते हैं तो यहीं से काटते हैं। अब आप देखोगे कि इसके बगल से फिर से टिलरिंग होने लगती है, और धीरे 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 करके ये टिलर बड़े हो जाते हैं, और यहाँ पर हमको एक फिर से तैयार गन्ना मिल जाता है। तो इसकी हम सेकेंड हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। यानी कि हमने क्या किया, बुआई इसकी जो करी, बुआई करी एक बार, और कटाई करी कितनी बार, कटाई कितनी बार करी, दो बार। तो इसमें एक बार होता है, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बुआरी गन्ना। बुआरी गन्ना, बुआरी गन्ना। दूसरी बार वाली जो कटाई होती है उसको हम पेड़ी वाला गन्ना बोलते हैं। इसको पेड़ी लेना भी कहते हैं, इसको रटूनी कहते हैं। समझ गए। allowing the stubble of the original crop like sugarcane to sprout again after harvesting to rise another crop। इस तरीके से रटोनिंग करी जाती है। इसके साथ साथ जो हमारा यूके लिप्टस होता है, यूके
लिप्टस, इसके अंदर भी रतूनी होती है, लेकिन ये हमारा एक पौधा पेड़ हो गया। इसके अलावा सागौन जो होता है, सागौन क्या होता है? सागौन, सागौन का एक पौधा होता है। सागौन के पौधे में भी रतूनी होती है। समझ गए यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। लाइव मल्च सिस्टम, ये एक तरीके का क्रॉपिंग सिस्टम होता है। क्या है ये एक तरीके का क्रॉपिंग सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें क्रॉप तो है, क्रॉपिंग पैटर्न तो है ही है, साथ में मैनेजमेंट भी है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिकेट का क्रॉपिंग सिस्टम होता है, जिसको लाइव मल्च सिस्टम बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि एक हमारे पास पौधा होता है जिसको कवर क्रॉप बोलते हैं, और एक हमारा पौधा होता है जो हमारा मेन पौधा होता है। समझ गए? इसमें क्या होता है, प्लांटिंग ए फूड क्रॉप डायरेक्टली इनटू ए लिविंग कवर on an established low growing crop like legume without killing the soil। हम से समझ क्या होता है इसमें। पहले तो हमने क्या किया, कोई कवर क्रॉप ग्रो कर दी। ठीक, कवर क्रॉप में हम सबसे अच्छा मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर किसकी खेती कर ली, मूंग की हमने यहाँ पर खेती कर रखी थी। ठीक, अब ये मूंग की खेती जो हो रही है, इस मूंग की खेती के साथ साथ हमने क्या किया कि ये मूंग की खेती प्रॉपर तरीके से हुई थी। हमने खेत में कोई जुताई उताई नहीं की, हमने डायरेक्ट सीड की सोइंग कर दी। किसकी? मक्के की कर दी। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो मूंग की तो खेती पहले से हो रखी थी, मेज की हमने खेती कर दी। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि मेज जो है वो इरोजन परमिटिंग क्रॉप, यानी कि इससे क्या होता है, इरोजन बढ़ता है। इरोजन इससे क्या होता है, इससे इरोजन बढ़ता है। यानी कि जब हम मक्के की खेती करते हैं खरीफ के सीजन में, तो मक्के की फसल की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, और ये मिट्टी को बांध के नहीं रखती, और साथ में इनकी स्पेसिंग ज्यादा होती है। तो इस वजह से मक्के के खेत में ढेर सारी जो मिट्टी होती है ये बह के जाती है, तो इरोजन बढ़ता है। इस कंडीशन में जब हम कवर क्रॉप में लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि कवर क्रॉप की जो जड़ें होती हैं ये मिट्टी को अच्छे तरीके से कवर किए रहती हैं, तो इरोजन नहीं बढ़ता है। और एक तरीके से जब ये मिट्टी पूरी कवर रहती है तो खरपतवार भी नहीं निकलते हैं। तो एक तरीके का ये मल्च का काम करता है। मल्च का मतलब होता है पलवार, यानी कि ऐसी चीज जिससे ढका जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक तरीके की इनऑर्गेनिक मल्च होती है। जब हम खेती करते हैं तो सीड की जहां बुआई करते हैं, ज्यादातर इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। टमाटर की खेती करते समय, मिर्च की, बैगन की जब हम खेती करते हैं, तो उसमें मान लेते हैं इस लाइन में हमने बैगन की खेती कर रखी। अब जिस लाइन में हम बैगन की खेती करते हैं उसके बगल में बिल्कुल ऐसे अच्छे से कवर कर देते हैं इसको, और केवल उतना ही चीज को वहां पर छेद करके यहाँ पर सीड की सोइंग कर देते हैं या फिर ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो जब मिट्टी से ये कवर रहेगा अगल बगल वाला पूरा चीज, पूरी मिट्टी, तो यहाँ पर खरपतवार नहीं उगता, तो इससे डबल फायदा। एक तो खरपतवार नहीं उग रहा है, तो खरपतवार का मैनेजमेंट वाला सिस्टम हमको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जब ये पूरी मिट्टी कवर रहती है तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये जो पॉलीथीन लगी होती है, ये पॉलीथीन मिट्टी के अंदर मॉइस्चर को कंजर्व करके रखने का भी काम करती है। तो ये तो हमारा हो गया मिल्चिंग सिस्टम। अब ये जो मिल्चिंग है ये यहाँ पर इनऑर्गेनिक है, क्योंकि ये पन्नी वाली। कई बार हम धान के पुआल की या भूसे की, इस तरीके की चीजों की मल्चिंग कर देते हैं, मिट्टी को ढक देते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक मल्च होता है। लेकिन जब हम जिंदा पौधे को मल्च के तरीके से इस्तेमाल करते हैं तब उसको हम लाइव मल्च कहते हैं। इसमें देखोगे तो यहाँ पर जो फसल है, ये जो मल्च के तरीके से पूरी मिट्टी को यहाँ पर कवर किए रहेगी, ये जो कवर क्रॉप ग्रो करी हुई है, ये जिंदा फसल है। मतलब इसमें ये प्रॉपर तरीके से हरी है, इसके अंदर प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये लाइव मल्च सिस्टम होता है। इसमें जो ये बीच वाली जो कवर क्रॉप होती है, ये एक लिविंग कारपेट के तरीके से काम करती है। लिविंग कारपेट मतलब ऐसे जीता जागता क्या होता है, एक कारपेट होता है, जिसको घर पे आपने देखा हो ना, कारपेट बिछाया जाता है, तो वो चीज होती है। इससे क्या होता है, खरपतवार रुकता है, मॉइस्चर कंजर्व रहता है, और हमारा जो दोनों फसलें एक साथ ग्रो करने से हमें एडिशनल इनकम भी मिलता है। तो ये क्या हो गया,
लाइव मल्च सिस्टम हो गया। अगला क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल बोलते हैं। अभी मैंने मिक्स फार्मिंग बोला था, आपको बताया था। यहाँ पर क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें जब हम कोई फसल ग्रो करते हैं विदाउट एनी रो अरेंजमेंट, मैंने बोला ना कि कोई रो अरेंजमेंट नहीं होता है इसमें। जैसे मान लेते हैं हमारा इतना बड़ा सा खेत है, अब इसने बड़े खेत में हमने यहाँ पर इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने मान लेते हैं धान की गेहूं की खेती कर ली। अब गेहूं की खेती के साथ साथ किसी की गेहूं के खेत में हमने क्या कर दिया, मटर की भी खेती कर ली। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ना मटर का कोई सीक्वेंस पता चल रहा है और ना ही कोई यहाँ पर गेहूं का सीक्वेंस पता चल रहा है। तो मटर और गेहूं दोनों की हमने एक साथ खेती करी है एक ही फील्ड में। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमल्टेनियसली इंटरमिंगल्ड। इंटरमिंगल्ड क्या होता है? आपस में दोनों को मिला के खेती कर देना। क्या करते हैं इसमें? गेहूं गेहूं लेंगे और मटर लेंगे, दोनों को मिला लेंगे और दोनों को मिला के फिर छिड़काव विधि से पूरे खेत में बिखेर देंगे। या ऐसे कर सकते हो, गेहूं है और सरसों, इसकी कर सकते हो। तो ये जब होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। समझ गए? यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ मोर देन टू क्रॉप्स, टू ग्रोइंग ऑफ मोर देन टू और growing of two or more than two crops in a same field at the same time is known as mixed cropping, but the arrangement of crops should not be fixed। समझ गए यहाँ तक बात? जब हम मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो दो फसलों को एक साथ हम बुआई करते हैं, या तीन फसलों को या चार फसलों को, लेकिन इनका कोई एक प्रॉपर तरीके के लाइन का अरेंजमेंट नहीं होता कि हम चार लाइन गेहूं के लगाएंगे फिर एक लाइन सरसों के लगाएंगे। इस तरीके से कोई अरेंजमेंट नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। अगला है हमारा सोल क्रॉप। एक ही टाइम पर क्या होता है? एक टाइम पर, एक समय पर, एक समय पर एक खेत में, एक खेत में केवल केवल एक फसल, क्या? केवल एक फसल ग्रो करनी, ठीक, उगाना क्या कहलाता है? सोल क्रॉपिंग कहलाता है। ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप वेराइटी alone in a field, it is opposite of intercropping। अब इंटरक्रॉपिंग यहाँ पर एक शब्द आई। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? एक खेत है, इस खेत में हमने मान लेते हैं कि ये इतनी ढेर सारी लाइन गेहूं की लगाई, एक लाइन सरसों की, फिर ऐसे छोटी छोटी लाइन हमने क्या कर दी, गेहूं की लगा दिया, फिर सरसों, फिर ऐसे गेहूं की, फिर सरसों की, फिर गेहूं की, फिर सरसों। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपर तरीके का रो अरेंजमेंट, हर 9 से 11 लाइन के बाद हमने एक सरसों लगाया है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग में हम दो या दो से अधिक फसलों को एक रो में ग्रो करते हैं, जबकि मिक्स क्रॉपिंग में हम बिना रो अरेंजमेंट के करते हैं। यहाँ तक समझ में आई? अब सोल क्रॉपिंग में एक खेत में एक ही टाइम पर केवल एक फसल उगाना। जैसे हमारा इतना बड़ा सा खेत है, पूरे खेत में हमने गेहूं की खेती कर ली, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हमने सोल क्रॉपिंग कहते हैं। फिर गेहूं को काट लिया, गेहूं को काटने के बाद पूरे खेत में धान की खेती कर ली। तो ये क्या होता है? ये हमारा होता है सोल क्रॉप। अब इसी में एक होता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है? भारत में ऐसे बहुत ढेर सारे एरियाज हैं जहां पर साल भर में एक ही खेती होती है और बार बार वही खेती होती है। तो उस तरीके की खेती को मोनोकल्चर बोलते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल समझो, मेरा एक ये खेत है, इस खेत की समस्या क्या है कि इसमें खरीफ के सीजन में इसमें क्या आ जाती है, खरीफ के सीजन में इसमें आ जाती है फ्लड, ठीक। अब रबी के सीजन में क्या होता है? रबी के सीजन में इसमें हम खेती कर सकते हैं, तो हम किसकी खेती कर रहे हैं? गेहूं की खेती कर। तो हर बार जैसे ही खरीफ का सीजन आएगा तो बाढ़ आ जाएगी, तो हम कोई खेती कर नहीं पाएंगे। उसके बाद जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो गेहूं की खेती कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने पूरे साल भर में एक फसल लगाई गेहूं की, और हर साल यही लगाते जा रहे हो, सेम फसल साल दर साल आप लगाते जा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोकल्चर बोलते हैं।
रिपीटेटिवली ग्रोइंग द सेम सोल क्रॉप ऑन ए सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर। जब एक ही खेत में साल दर साल एक ही फसल बार बार बोए जाते हैं तो उसको हम मोनोकल्चर बोलते हैं। सोल क्रॉपिंग में एक टाइम पर एक खेत में केवल एक फसल ग्रो करेंगे। खरीफ में धान की खेती कर लेंगे, रबी में हम कर लेंगे गेहूं की खेती, जायद में मूंग की खेती। इस तरीके से जो हम करते हैं तो इसको सोल क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स क्रॉपिंग, दो फसलों को मिला के बोते हैं। सोल क्रॉपिंग अकेले बोते हैं। इंटर क्रॉपिंग, दो या दो से अधिक फसलों को एक रो में बोते हैं। मोनोकल्चर, साल दर साल एक ही फसल को एक खेत में बार बार बोते ही रहते हैं। तो उसमें खेत भी फिक्स है, हर साल फिक्स है, और इसके साथ साथ फसल भी फिक्स है, वही बोएंगे। तो ये क्या होता है, मोनोकल्चर होता है। मोनो का मतलब एक होता है, तो हर चीज इसमें एक ही रहती है। वही खेत वही सीजन वही फसल, वही खेत वही सीजन वही फसल, साल भर में बस केवल एक ही फसल ले रहे हैं, गेहूं 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 गेहूं। उसमें खरीफ के सीजन में कुछ बुआई ही नहीं करना है। अगला है हमारा मल्टीपल क्रॉप। मल्टीपल क्रॉपिंग में हमारे ढेर सारी क्रॉपिंग आती है। जैसे अभी एक तो मिक्स क्रॉपिंग मैंने आपको बता ही दिया, इंटर क्रॉपिंग मैंने बता ही दिया, सिक्वेंशियल क्रॉपिंग बताएंगे, और रिले क्रॉपिंग बताएंगे। जब हम दो फसलों को या दो से अधिक फसलों को एक खेत में एक साथ लेते हैं, क्या होता है, द ग्रोइंग ऑफ मोर देन वन क्रॉप ऑन अ सेम लैंड इन वन ईयर। एक साल में जब एक ही खेत में दो तीन फसलें ले लेते हैं तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। समझ गए। मिक्स क्रॉपिंग दूसरी चीज होती है। मिक्स क्रॉपिंग एक तरीके की मल्टीपल क्रॉपिंग ही होती है। अब इसको समझते हैं। इसमें हमारा एक शब्द आता है इंटरक्रॉप। इसको समझो। ये तो हमारा मिक्स क्रॉप है जिसमें जो आप दो फसल देख रहे हो, ये दो फसलें हैं, लेकिन इन दोनों का कोई सीक्वेंस आपको नहीं दिख रहा होगा। मिक्स क्रॉपिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यहाँ पर आप एग्जाम्पल जो समझ सकते हो कि यहाँ पर दो फसलें जो ग्रो करी गई हैं, ये दोनों फसलें किसी भी तरीके के रो अरेंजमेंट में नहीं है। लेकिन यहाँ इंटरक्रॉप में आप देखोगे, यहाँ पर आगे तो तीन हमने गोभी की फसल लगा रखी है, और पीछे हमने किसी एक दूसरे फसल लगा रखी है। जैसे यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको एक दिखाता हूँ। हमने क्या किया, एक, दो, तीन, चार। चार तो हमने किसी एक फसल पे लगाई, फिर पांचवी लाइन हमने किसी दूसरी फसल पे लगा दी। समझ गए। अब इसके बाद फिर हमने एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर हमने पांच लाइन किसी और फसल पे लगाई, और इसके बाद फिर एक हमने एक लाइन किसी दूसरी फसल पे लगाई। समझ गए। तो इस तरीके से जब हम बार बार ऐसे करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो इसको हम इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। यानी कि एक दूसरे के बीच में, जैसे इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में इतनी ढेर सारी फसलें हैं, और इसके बीच में ये वाली फसल है, तो इसको हम इंटर क्रॉपिंग बोलते हैं। इसमें एक प्रॉपर लाइन होती है हर फसल के लिए। जैसे धान के लिए मान लेते हैं गेहूं के लिए हमारी अलग लाइन है, और सरसों के लिए अलग लाइन है। उसी खेत में उसी टाइम पर बुआई हो रही, सब कुछ सेम है, लेकिन प्रॉपर लाइन से हो रहा है, प्रॉपर एक पैटर्न में हो रहा है। इसमें डिफिनिट रो पैटर्न आपको देखने को मिलता है, जबकि मिक्स क्रॉपिंग में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो आई होप आपको ये इंटर क्रॉपिंग भी अच्छे से समझ में आया होगा। एडवांटेज की बात करते हैं इंटर क्रॉपिंग में, मोर स्टेबल यील्ड देखने को मिलती है। रिस्क जो होता है वो घट जाता है। दो फसल अगर ग्रो कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक फसल मान लेते हैं खराब हो गई, तो एक फसल तो मिल ही जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर तरीके से सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट जो हमारे खेत के होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हम अच्छे से उसको यूज कर पाते हैं। जब हम दो क्रॉप एक साथ करते हैं तो इससे जो बेटर कंट्रोल ऑफ वीड, पेस्ट और डिजीज, कई बार ऐसा होता है कि जब हम दो फसलें एक साथ मिलाकर बोते हैं तो इससे खरपतवार भी कम निकलते हैं, इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज लगने की संभावना भी कम हो जाती है। वन क्रॉप कैन प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट एंड शेल्टर टू अनदर। ये मैंने आप लोगों को स्पेशल टाइप का जो क्लासिफिकेशन बताया था उसमें बताया था। नर्स क्रॉप, कम्पिटेटिव क्रॉप, सप्लीमेंट्री क्रॉप, कंपैरेटिव क्रॉप, इस तरीके से क्रॉप के मैंने ढेर सारे आपको वहां पर क्लासिफिकेशन बताए थे। उसी की यहाँ पर बात हो रही है। जैसे अगर आप बात करो कि हमने सरसों की खेती करी, किसकी खेती कर ली, सरसों की खेती कर ली। अब सरसों की खेती के साथ साथ, किसकी, सरसों की खेती के साथ साथ हमने क्या कर लिया, उसी में हमने मटर की खेती कर ली। तो सरसों का पौधा बड़ा होगा, और मटर का पौधा उसी सरसों के पौधे पे सहारा से चढ़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं,
जब हम इंटरक्रॉपिंग लगाते हैं तो ये दोनों चीजें आराम से हो जाती हैं। जब दो फसल होता है तो सॉइल का इरोजन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, मक्के की और मूंग का कवर क्रॉप वाला एग्जांपल। तो इस तरीके से जब रहता है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर इस तरीके से जब रहता है तो सॉइल का इरोजन भी नहीं होता। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक? इसके अलावा अब हम इसका देखेंगे डिसएडवांटेज क्या है। कंपटीशन बिटवीन क्रॉप कैन समटाइम रिड्यूस। जब कई बार दो फसलें एक साथ हम ग्रो करते हैं तो उन दोनों में अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन की वजह से दोनों की यील्ड घट जाती है। पेरेलोपैथिक इफेक्ट भी आपको देखने को मिलता है। कोई एक फसल है, उसके जो केमिकल निकल रहे हैं दूसरी फसल पर उसके केमिकल नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। एक आपने नाम सुना होगा सोरगम इफेक्ट। सोरगम इफेक्ट भी एक तरीके से ऐसा इफेक्ट है। इसमें जब सोरगम की फसल में हम कोई दूसरी फसल ग्रो करते हैं तो उससे सोरगम जो है वो दूसरी फसल के जर्मिनेशन पर प्रॉब्लम देता है, तो वो सोरगम इफेक्ट कहलाता है। इसी तरीके से मैकेनाइज्ड ऑपरेशन जैसे वीडिंग हार्वेस्टिंग ये सब कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। गेहूं और सरसों की जब हम एक साथ खेती करते हैं तो कई बार सरसों पहले मैच्योर हो जाता है और गेहूं बाद में मैच्योर होता है। तो अगर हम सरसों मैच्योर हो गई है, सरसों की हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो उसके दाने जमीन में झड़ने लगेंगे। और अगर हम हार्वेस्ट उसको करेंगे तो हमारी जो गेहूं में फलियां लगी हुई हैं, गेहूं में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हमारा गेहूं फिर गिरने लगता है उसमें। बार बार हम अगर उसको अंदर से घुस के काटेंगे तो गेहूं की फसल खराब होने लगती है। तो ये कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ फार्मर जो होते हैं इससे कम बेनिफिशियल होते हैं। इस तरीके का जो चीज आपको देखने को मिलता है इंटरक्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग, ये हम छोटे एरिया में तो कर सकते हैं लेकिन बड़े बड़े एरिया में जैसे 100 हेक्टेयर 200 हेक्टेयर 50 हेक्टेयर में हम नहीं कर सकते। क्योंकि इस तरीके से करने में हम मैकेनाइजेशन नहीं कर पाएंगे अपने खेत। मतलब कि जैसे मान लो सरसों की हमने अगर केवल बुआई करी है तो सरसों जब हार्वेस्ट होगी तो सरसों की हार्वेस्टिंग करके थ्रेसिंग कर लेंगे। लेकिन सरसों और गेहूं दोनों एक साथ जब बुआई कर लेंगे तो दोनों की हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे? तो हमको अलग अलग उसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। तो छोटे किसान हमारे जो हैं इस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, इंटरक्रॉपिंग जैसे हार्टिकल्चर में इंटरक्रॉपिंग आराम से हम कर सकते हैं। गेहूं की खेती कर रखी है और गन्ने की खेती, सॉरी, आम की खेती कर रखी है। अब आम जो होता है नॉर्मली जो आम का पौधा होता है वो 10 बाई 10 मीटर पे लगता है। कितना? 10 बाई 10 मीटर पे लगता है। लंबाई और चौड़ाई उसकी 10-10 मीटर होती है एक एक पौधे पे लगाने की दूरी। अब इनके बीच में 10 मीटर की जगह बची है उसमें हम कोई फसल लगा लेंगे और आराम से हार्वेस्टिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो इसको कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है, मैंने आप लोगों को बताया। अगला है सिक्वेंशियल क्रॉप। ये क्या होता है? ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन क्विक सक्सेस। जब हम क्विक सक्सेशन में करते हैं एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। जैसे पहले हमने मेज की खेती करी, मक्के की, उसको जैसे हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत हमने पोटैटो की खेती करी। पोटैटो को हमने तुरंत हार्वेस्ट किया और हार्वेस्ट करने के बाद हमने तुरंत चिली की खेती की। मतलब लगातार कोई ना कोई फसल अपने खेत में हम ग्रो करते जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद। तो उसको हम सिक्वेंशियल क्रॉपिंग देते हैं। फिर वो एक तरीके का क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में फसलें यहाँ पर उगाई जा रही हैं। क्रॉप रोटेशन जो होता है एक तरीके का जर्नल टर्म होता है। समझ पा रहे हो ना? क्रॉप रोटेशन मतलब फसल को बदलना। अब कैसे बदला जा रहा है? ये क्रॉपिंग एक तरीके का क्रॉपिंग सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। सिक्वेंशियल क्रॉपिंग इसको कहते हैं। समझ गए? एक फसल काटा दूसरी बुआई, फिर दूसरी काटी तीसरी की बुआई, तीसरी काटा चौथी की बुआई, चौथा काटा पांचवे की बुआई। समझ गए? अगला है हमारा रिले क्रॉपिंग। आप लोगों ने देखा होगा रिले रेस। इसमें क्या होता है, इतना बड़ा सा एक मैदान होता है और इस मैदान में ऐसे 400 मीटर का ये मैदान होता है। ठीक, इसमें एक प्लेयर दौड़ता है। ये प्लेयर दौड़ेगा और अगले 100 मीटर तक दौड़ेगा और यहाँ से फिर एक उसके हाथ में झंडा होता है, वो दे देगा दूसरे प्लेयर को। तो एक टाइम क्या होता है जब इसका ट्रांजिशन होता है तो 100 मीटर ये ले लिया, 200 मीटर तक ये दौड़ा, फिर 200 से लेके 300 मीटर तक वो दौड़ा और फिर 300 से लेके 400 मीटर तक यहाँ फाइनल पर आके एक बार। तो इस तरीके से 4 लोग मिलके इस दौड़ को पूरा करते हैं। स्टार्टिंग के 100 मीटर कोई दौड़ेगा, फिर उसके बाद फिर कोई उसके बाद। तो इसमें क्या होता है कि ये जो हाथ में उनके डंडा या झंडा होता है, एक टाइम ऐसा होता है कि दोनों प्लेयर दौड़ रहे होते हैं। जो दूसरा वाला प्लेयर है वो दौड़ने के लिए अब तो अपना पहले तो वो रिदम बनाता है, दौड़ने के लिए थोड़ी सी स्पीड मोमेंटम बनाता है। तो
दूसरा प्लेयर तो मोमेंटम बनाने के लिए दौड़ रहा है और पहला प्लेयर उसको पकड़ने के लिए कि पकड़ के उसको हम हाथ में दे दें। नहीं तो पता चला यहाँ आके हम दिए, फिर ये दौड़ना स्टार्ट किया तो इससे तो देर हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा होता है कि दोनों दौड़ते रहते हैं और दौड़ने में ही वो दोनों आपस में एक दूसरे से वो झंडा एक्सचेंज कर लेते हैं, दे देता है। उसको देने के बाद भी एक नंबर वाला बैठ जाता है, फिर दूसरा नंबर वाला दौड़ता है। तो इसी तरीके से रिले क्रॉपिंग करी जाती है। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो कि हमारी धान की फसल है। किसकी फसल? धान की फसल हमने ग्रो कर रखी है। अब ये धान की फसल जो है 10 से 15 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग होने वाली है। कितने दिन बाद? 10 से 15 दिन बाद इसकी हार्वेस्टिंग होने वाली है। तो हार्वेस्टिंग से जस्ट पहले बोले तो 10 से 15 दिन पहले हम इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम बरसीम की खेती कर देंगे। ठीक। अब क्या होगा कि बरसीम की जब हम खेती कर देंगे तो 10-15 दिन के अंदर बरसीम ग्रो हो जाएगा और जैसे ही 10-15 दिन बीतेगा, हमारा जो धान है वो मैच्योरिटी पे आ जाएगा तो हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि एक स्टैंडिंग जो क्रॉप होती है, उसी स्टैंडिंग क्रॉप में हम दूसरी क्रॉप ग्रो करने लगते हैं, दूसरी क्रॉप बुआई कर देते हैं। तो इसको रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। अभी हाल ही में जो एजीटीए का एग्जाम हुआ था, उसमें रिले क्रॉपिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक डेफिनेशन वाला ही क्वेश्चन था उसमें। क्या होता है? सोइंग द सीड ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ प्रीवियस क्रॉप। ठीक। यानी कि अगली फसल की बुआई हम पहले कर देते हैं और पहली फसल की बुआई बाद में हम पहली फसल की हार्वेस्टिंग बाद में करते हैं। इसको कई जगह पर पैरा भी कहते हैं, पैरा क्रॉपिंग। कई जगह पर इसको उटेरा क्रॉपिंग बोलते हैं। तो चाहे आप पैरा क्रॉपिंग बोल लो, चाहे उटेरा क्रॉपिंग बोल लो, या कई बार पैरा उटेरा दोनों एक साथ ही बोल देते हैं। और इसी को हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। समझ गए? रिले क्रॉपिंग, पैरा क्रॉपिंग, उटेरा क्रॉपिंग, ये सभी एक ही तरीके की क्रॉपिंग होती है। इसी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सोइंग लेथायरस और लेंथिल इन ए स्टैंडिंग राइस क्रॉप। राइस की क्रॉप हमारी खड़ी हुई है, उसमें हम लेथायरस या लेंथिल की खेती कर रहे हैं। हमने क्या किया, लेथायरस और लेंथिल में से किसी एक की सोइंग कर दी और 10-15 दिन के बाद फिर हमने राइस की हार्वेस्टिंग कर ली और इतने में लेथायरस या लेंथिल था, इसकी प्रॉपर तरीके से जर्मिनेशन हो चुकी थी और सीडलिंग छोटी-छोटी तैयार हो गई। यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, स्पेशलाइज्ड इंटरक्रॉपिंग कुछ होता है, जैसे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है कि ढेर सारी फसलें जिनकी ग्रोथ हैबिट, जिनकी हाइट छोटी बड़ी होती है, डिफरेंट हाइट की जो फसलें होती हैं, उनको एक खेत में एक ही टाइम पर ग्रो किया जाता है। जैसे आप देखोगे तो शुगर केन है, शुगर केन की हाइट हमारी इतनी है। फिर हमने मस्टर्ड की खेती कर ली तो मस्टर्ड की हाइट हमारी इतनी है। फिर हमने ओनियन की खेती कर ली तो इतनी हाइट की है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मल्टी स्टोरेज लग रहा है। ठीक, यानी कि कई इसमें बहुमंजिला लग रहा है। एक मंजिली है, दूसरी मंजिली है, तीसरी मंजिली है। जब एक ही खेत में ये 3 फसलें एक साथ ग्रो करी जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोलते हैं। गन्ने की हमारी फसल सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक होती है। फिर उसके बाद मस्टर्ड होता है और ओनियन की फसल हमारी 3 महीने के आसपास की फसल होती है। मतलब नर्सरी से हटाने के बाद ये बहुत ज़्यादा टाइम का नहीं होता है। 3 महीने के अंदर-अंदर ही ये हार्वेस्ट कर लिया जाता है। नर्सरी से अगर इसको ले जाके ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद, ट्रांसप्लांटिंग के अगर केवल टाइम जोड़ो, तो जब हम ये 3 फसलें एक ही साथ एक ही खेत में ग्रो करते हैं, जिसमें तीनों की हाइट अलग-अलग होती है, तो उसको हम मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग बोलते हैं। अगला है पैरेलल क्रॉपिंग। ग्रोइंग टू क्रॉप विथ डिफरेंट ग्रोथ हैबिट दैट हैज जीरो कंपटीशन। जब हम कोई 2 क्रॉप, जैसे मूंग या उर्द, ये शैलो रूटेड क्रॉप होती हैं, इनकी रूट बहुत नीचे तक नहीं जाती है। और मेज है, इसकी रूट बहुत नीचे तक जाती है। जैसे आप ध्यान से देखो, ये मूंग है, ये हमारा जमीन है और ये मक्का है। तो मूंग क्या है, ये क्या है, मान लेते हैं उड़द है। ये उड़द है और ये क्या है, ये मेज है। मेज की हाइट भी ज़्यादा है और नीचे रूट भी ज़्यादा है। उड़द की हाइट भी कम है और रूट भी कम है। इसमें क्या होगा, मेज की हाइट ज़्यादा है तो ऊपर यहाँ सनलाइट और हवा यहाँ से लेगा, इतने ऊपर से। इसकी जड़ जो नीचे तक गई है तो ये न्यूट्रिएंट यहाँ से लेगा। ये इसकी जड़ ऊपर है तो ये न्यूट्रिएंट इस वो पोर्शन से लेगा, यानी कि मिट्टी के थोड़े ऊपर वाले पोर्शन से लेगा। और इसको सनलाइट और हवा इसको यहाँ से मिल जाएगी। समझ गए? तो नीचे वाली हवा और सनलाइट ये यूज कर लेगा और ऊपर वाली सनलाइट और हवा मेज यूज कर लेता है। तो इसको हम पैरेलल क्रॉपिंग बोलते हैं। इसमें जीरो कंपटीशन होता है दोनों। ये नीचे से ऊपर, ये नीचे जो है थोड़ा सा उथले में अपना न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर रहा है और ये गहराई से अब्जॉर्ब कर रहा है।
ऊपर ये दोनों का भी हाइट अलग अलग है, तो अपना दोनों अलग अलग खा रहे हैं और एक ही खेत में एक ही टाइम पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला है स्पेशलाइज्ड इंटरक्रॉपिंग। इसमें एक और है कंपेनियन क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, yield of both intercrop is equal to their yield as sole crop। अगर हम इनको अलग अलग भी इनकी खेती करते तो भी हमको उतना ही यील्ड मिलता, और अगर एक साथ ग्रो कर रहे हैं तब भी हमको उतना ही यील्ड देखने को मिल रहा है। तो इसको कंपेनियन क्रॉप बोलते हैं, सहचर फसलें बोलते हैं। स्पेशल क्लासिफिकेशन जो था, स्टार्टिंग में जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, इसमें स्पेशल क्लासिफिकेशन में मैंने इस चीज को बहुत डिटेल में बताया था। बाकी जो मेरा अल्टीमेट एग्रीकल्चर वाला कोर्स है 1,000 रुपए वाला, उसमें मैंने इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ा भी दिया है। अगला है हमारा सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। सिनर्जेटिक क्रॉपिंग में क्या होता है, सहक्रियात्मक फसल। जब एक फसल दूसरे फसल को ग्रो करती है और हायर हो जाती है उनकी यील्ड इंडिविजुअल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिनर्जेटिक क्रॉप। जैसे जब हम पोटैटो को और शुगर केन को एक साथ ग्रो करते हैं, तब दोनों की यील्ड जो होती है वो बढ़ जाती है। When the yield of the both crop grown together is higher than their individual। अगर इसकी अलग अलग खेती करते तो मान लेते हैं ये एक प्रोडक्शन करता है, ये एक प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन जब इन दोनों को मिला के हमने प्रोडक्शन किया तो हमको टोटल प्रोडक्शन 3 मिल गया। वैसे 1.5 का प्रोडक्शन ये हुआ और 1.5 का प्रोडक्शन इसका हुआ, तो दोनों 1.5 का प्रोडक्शन हो जाने से हमको यील्ड बढ़ गया। जहां 2 किलो मिल रहा था वहां हमको 3 किलो मिल गया, तो एक्स्ट्रा हो गया। तो इस तरीके का क्या होता है, इस तरीके की जब हम क्रॉपिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलते हैं। अब हम बात करेंगे क्रॉपिंग इंडेक्स की। क्रॉपिंग इंडेक्स क्या होता है, क्रॉपिंग इंडेक्स या इसी को क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या होता है क्रॉपिंग, इसी को क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी की क्रॉपिंग इंटेंसिटी या क्रॉपिंग इंडेक्स 200% है, तो इसका मतलब क्या है कि एक साल में हम कितनी फसल ग्रो कर रहे हैं, 2 फसल ग्रो कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये एक एक साल में हमने क्या किया, 2 क्रॉप और ग्रोन ऑन एंटायर एरिया। जैसे मान लेते हैं टोटल क्रॉप्ड एरिया एंड नेट सोन एरिया, इसका फॉर्मूला होता है। इसको फॉर्मूले पर रख के आपको समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ध्यान से समझना। मान लेते हैं एक किसान है, किसान का एक इतना बड़ा सा खेत है। ये खेत कितना है, 1 हेक्टेयर है। इसने क्या किया, इसने खरीफ के सीजन में इसमें किसकी खेती कर ली, इसमें पैडी की खेती कर ली, ठीक। और रबी के सीजन में क्या कर लिया, रबी के सीजन में इसने वीट की खेती कर ली। 2 खेती इसने 2 बार खेती कर ली। पैडी की खेती 1 हेक्टेयर में करी, क्योंकि 1 हेक्टेयर पूरा पूरा खेत है, पूरे खेत में धान की बुआई कर दी थी। रबी के सीजन में पूरे खेत में गेहूं की बुआई कर दी थी। तो ये क्या होता है, टोटल क्रॉप्ड एरिया। अब ध्यान से आप बताओ कि टोटल कितने हेक्टेयर खेती करी, तो इसने टोटल 2 हेक्टेयर खेती करी। 1 हेक्टेयर गेहूं और 1 हेक्टेयर धान और 1 हेक्टेयर गेहूं, तो कितना हो गया, 2 कर दिया। लेकिन नेट सोन एरिया कितना है, इसके पास खेती योग्य भूमि कितनी है, नेट सोन एरिया, या इसी को नेट कल्टीवेटेड एरिया भी कहते हैं। चाहे नेट सोन एरिया बोल लो या नेट कल्टीवेटेड एरिया बोल लो, इसको टोटल क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया या फिर नेट कल्टीवेटेड एरिया, इसी को नेट सोन एरिया बोलते हैं, या फिर आप इसी को नेट नेट कल्टीवेटेड एरिया भी इसी को कहते हैं। अब नेट कल्टीवेटेड एरिया किसान के पास कितना है, किसान के पास कुल खेती योग्य भूमि केवल 1 हेक्टेयर थी, तो हमने एक नीचे रख दिया। फॉर्मूले में 100 से मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया। कितना आ जाएगा, ये आएगा 200%। इस चीज को आपको समझना है। जब कभी भी किसी फॉर्मूले में 100 से गुणा होता है तो लास्ट में जो आंसर आता है वो परसेंटेज में आता है, तो कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। यानी कि हमने 1 हेक्टेयर में 2 हेक्टेयर फसल ग्रो कर लिया एक साल के अंदर। यहाँ पर आप ध्यान देना, ये ईयर भी लिखा है, एक ही साल के अंदर की बात हो रही है। अगर हमने क्या किया, अगर हमने साल भर में केवल एक ही फसल इसमें ग्रो किया 1 हेक्टेयर में, बोले तो हमने केवल क्या किया, गन्ने की फसल हमने केवल ग्रो कर ली। अब एक साल में एक ही फसल ले पाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तब ये 100% आएगा, ठीक। ऊपर नेट कल्टीवेटेड और टोटल क्रॉप एरिया दोनों एक एक होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा केवल 100% आएगा। यहाँ तक समझ में आया। इसी को हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोलते हैं और इसी को हम क्रॉपिंग इंडेक्स बोलते हैं। एक हमारा होता है रोटेशनल इंटेंसिटी। रोटेशनल इंटेंसिटी में क्या होता है,
उसको थोड़ा सा समझा देते हैं। रोटेशनल रोटेशनल इंटेंसिटी, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉप, क्या होता है, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन, इन क्रॉप, नंबर ऑफ क्रॉप्स इन क्रॉप रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ ईयर, क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको ध्यान से समझो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। हमने क्या किया, धान की खेती करी, धान के हार्वेस्ट किया, धान के बाद हमने किसकी खेती करी, हमने गेहूं की खेती करी, गेहूं के बाद हमने किसकी करी, गेहूं के बाद हमने मूंग की खेती कर ली, मूंग की, मूंग के बाद हमने किसकी कर ली, बाजरा की खेती कर ली। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो बाजरा, और बाजरे के बाद फिर हमने किसकी खेती कर ली, सरसों की खेती कर ली। अब इसको आप ध्यान से समझो, धान की और गेहूं की करी और मूंग की करी, ये तीनों मिलाकर एक साल तो यहाँ कंप्लीट हो गया, समझ गए। फिर हमने बाजरे और सरसों की खेती करी तो एक साल यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितने साल कंप्लीट हुए, टोटल हमारे 2 साल कंप्लीट हुए। तो नंबर ऑफ ईयर्स इन क्रॉप रोटेशन कितना हम रख देंगे 2 साल। अब टोटल हमने फसल कितनी ग्रो करी, 1 2 3 4 5, 5 फसल हमने ग्रो करी, तो 5 हमने ऊपर लिख दिया और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 100 फॉर्मूले में था। इसको किया तो ये हमारा आ गया 50, और इसको कर देंगे तो 50 पंचे, ये 250% आ गया। तो यहाँ पर रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी आ गई हमारी, 250%। यानी कि हम कितनी, एक साल में कितनी फसल को रोटेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक साल के अंदर 2.5 फसल रोटेट हो रही है, पहले साल 3 फसल रोटेट हुई, दूसरे साल 2 ही फसल रोटेट हुई, तो ये क्या हो गया हमारा, रोटेशनल इंटेंसिटी हो गया। तो यहाँ पर मैंने 3 चीज बताया, एक तो क्रॉपिंग इंडेक्स, या जिसको हम क्रॉपिंग इंडेक्स, और ये क्रॉपिंग इंडेक्स चाहे बोल लो और चाहे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोल लो, एक चीज तो मैंने यहाँ पर ये बताया, और एक मैंने आपको रोटेशनल इंटेंसिटी भी बता दी। तो यहाँ पर 2 चीज मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आई होप जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा, और साथ में आप इसका नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बना के पढ़ रहे हो तो ये आप बिल्कुल मान के चलो कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ 10 दिन बाद सब कुछ शून्य हो जाएगा, सब भूल जाओगे। तो इस वजह से मैं बार बार कहता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते समय चाहे नोट्स बना लिया करो, या अगर आप पढ़ते समय नहीं बना पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर तरीके से इसको देखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ हर स्लाइड का, और जैसे ही लेक्चर खत्म हो प्रॉपर तरीके से उसको एक शॉर्ट नोट बना के रख लो। नोट्स में आपको शॉर्ट नोट बनाना है, ये पूरी भाषा जो यहाँ पर लिखी गई है ये पूरा नहीं लिखना है आपको, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लिखने का प्रयास किया करो, जिससे जब आप रिवीजन करोगे तो कम टाइम में रिवीजन भी हो पाएगा। और जब चीजें आप कम शब्दों में लिखोगे तो उसको रिवाइज करते समय आपके दिमाग को ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो जब ज्यादा काम करेगा आपका दिमाग तो क्या होगा, प्रोसेसिंग ज्यादा करेगा तो जल्दी से चीजें याद हो जाती हैं। तो अगर ऐसे करते हुए चल के पढ़ रहे हो तो ही आपको इससे फायदा मिलने वाला है। अगला है हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, जिसको हम LER बोलते हैं, भूमि समतुल्य अनुपात। लैंड इक्विवेलेंट बोले तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो का हम इस्तेमाल करते हैं कि हम ये समझ पाए कि एक साथ में हम 2 क्रॉप ग्रो करने पे फायदा है कि अलग अलग ग्रो करने में फायदा है। जैसे कई लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मान लेते हैं एक किसान है, एक किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, कितनी, 1 हेक्टेयर जमीन है। अब लोग ये सोच सकते हैं कि सर जी जब इसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है और इसको गेहूं और सरसों, क्या, इसको गेहूं और सरसों दोनों की खेती करनी है, तो ये ऐसा क्यों नहीं करता कि बीच में एक मेड़ डाल दे और यहाँ पर गेहूं की खेती कर ले और यहाँ पर सरसों की खेती कर ले। इस तरीके से उसको गेहूं भी मिल जाएगा और सरसों भी मिल जाएगा। दोनों को आपस में मिला के ही क्यों बोना है, पार्टीशन करके बो दो। तो यहीं पर बात आती है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। जब ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो हमें पता होता है
तो हम समझ पाते हैं कि अलग-अलग करके बोने में ज़्यादा फायदा है या एक ही खेत में बिना पार्टीशन के गेहूँ और सरसों दोनों को मिला के ही बो दिया जाए तब फायदा है। तो ये लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बताता है। अगर लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1 से ज़्यादा तो इंटरक्रॉपिंग जो हमारी है वो एडवांटेजियस होगी, बोले तो लाभकारी होगी। जैसे गेहूँ की खेती अगर हम अलग से करते हैं, अगर हम गेहूँ की खेती अलग से करते और सरसों की खेती अलग से करते, तो मान लेते हैं कि गेहूँ की खेती करते तो हमको 1 किलो प्रोडक्शन मिलता, सरसों का करते तो 1 किलो प्रोडक्शन मिलता, अलग-अलग करते। अगर हमने दोनों को मिला के खेती कर लिया तो हमको टोटल 3 किलो का प्रोडक्शन मिल गया। अगर हमने मिला के किया तो 3 किलो का प्रोडक्शन मिल गया। यहाँ पर हमको टोटल कितना मिल रहा था? 2 किलो मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर दोनों मिला के 3 किलो मिल गया। मानिए कि 1.5 किलो गेहूँ मिल गया और 1.5 किलो सरसों मिल गया। ये वेरी कर सकता है लेकिन कुल मिला के ये 2 से ज़्यादा ही रहेगा टोटल। तो जब 2 से ज़्यादा हो जाता है, बोले तो 2 से ज़्यादा नहीं मतलब यहाँ पर जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैंड इक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। अगर किसी एक लैंड इक्विवेलेंट रेशियो 1.2 है, मीन्स यू गेट द सेम यील्ड फ्रॉम 1 हेक्टेयर इन इंटरक्रॉपिंग, इट वुड बी इक्वल 1.2 हेक्टेयर इफ द क्रॉप वर ग्रोन सेपरेटली। इसमें सीधे-सीधे वही बात बोल रही है कि अगर हमने गेहूँ और सरसों की एक साथ खेती करी, तो हमें जितना प्रोडक्शन मिला, अगर हम उसको अलग-अलग खेती करते, तो हमको 1.2 हेक्टेयर खेती करनी पड़ती। बात वही है। तो फ़ायदा किसमें है? कि यहाँ पर सेम प्रोडक्शन हम एक ही हेक्टेयर में ले ले रहे हैं, उतना ही ज़्यादा उत्पादन और अगर अलग-अलग करते, तो 1.2 में लेते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा कितना 20% एरिया बच गया। जब हम अलग-अलग कर रहे थे तो हमारा 1.2 हेक्टेयर लग रहा था। कब? जब हम अलग-अलग बुआई कर रहे थे। जब हमने एक साथ बुआई कर दी, तो एक साथ बुआई कर दी तो हमारा क्या हो गया? इतना ही उत्पादन एक साथ बुआई में निकल गया। गेहूँ का और सरसों का दोनों का एक ही साथ उत्पादन हो गया, एक ही हेक्टेयर में। जब हमने क्या कर दिया? मिक्स क्रॉपिंग या इंटरक्रॉपिंग लगाया। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो ज़मीन है, वो 20% ज़मीन हमने सेव कर ली। अब जो 20% ज़मीन है, हमने क्या किया, अलग-अलग बुआई नहीं करी, एक साथ बुआई कर ली 1 हेक्टेयर में। अब हमारे पास जो 0.2 हेक्टेयर जो ज़मीन बच रही थी, इसमें हम कोई दूसरी फसल ग्रो कर लेंगे, तो हमें एक एडिशनल फ़ायदा मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, लैंड एक्विवेलेंट रेशियो बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने जो आपको पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारा जो पेड कोर्स है, अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।